चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत का ये बयान काबिल तारीफ है और इस बयान को लेकर उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल दोस्तों, जुडिशरी में करप्शन चैप्टर को लेकर सीजीआई सूर्यकांत पहले तो आग बबूला हुए, फिर एनसीईआरटी के अधिकारी पर जमकर गरजते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। दरअसल दोस्तों, मामला यह है कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका पर संयोजित और गहरे स्तर का हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायिक संस्था की साख पर सवाल उठाने या उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं देगा। साथ में दोस्तों, आपको एक और खबर बताऊंगी जहां पर योगी सरकार के नए कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे झटका दिया है, किस तरीके की बयानबाजी की गई है और क्या फैसला सुनाया गया है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूं। वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस कानून को लाकर बीजेपी वाले योगी जी जो है बड़ा बलवान और न्याय मानना करते थे, एक बार फिर से उस कानून की फजीहत जो है कोर्ट के अंदर हुई है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश का एनसीईआरटी के किताब में जो न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में जो बातें कही गई, उसको लेकर वो काफ़ी गुस्सा होते हुए नजर आए और गुस्सा होते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि न्यायिक संस्था की साख पर सवाल उठाना या उसे बदनाम करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस ने इस आशय की रिपोर्ट भी छापी है। मामले का खुद से संज्ञान लेते हुए सीजीआई ने कहा है कि इस मुद्दे पर लगातार फोन कॉल और संदेश मिल रहे हैं, जिनमें बड़े अदालतों के जजों और वरिष्ठ वकीलों की चिंताएं भी शामिल है। दरअसल एनसीईआरटी के किताब के चैप्टर के बारे में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत का ध्यान 25 फरवरी को दिलवाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वरिष्ठ सदस्य इस बात से बेहद व्यथित है कि स्कूल की किताबों में न्यायिक भ्रष्टाचार शामिल कर दिया गया है। सिब्बल ने कहा कि हम इस संस्था के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते कक्षा 8 की किताबों में न्यायिक भ्रष्टाचार चैप्टर शामिल होने से बहुत ज़्यादा परेशान है माय लॉर्ड। जिस तरीके की एनसीईआरटी के बुक में चीज़ें शामिल की गई है न्यायिक भ्रष्टाचार को लेकर, वो बहुत ही आहत करने वाला है। कपिल सिब्बल की ये टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजीआई ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो पहले से ही इस मुद्दे से अवगत है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, उच्च न्यायालयों की जजों से भी मेरी बातचीत हो रही है। सीजीआई सूर्यकांत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी भी न्यायपालिका की साख को बदनाम करने या उस पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलील दी कि ऐसा लगता है जैसे मानो केवल एक ही संस्था को निशाना बनाया गया है, जबकि राजनेताओं, मंत्रियों या नौकरशाहों के भ्रष्टाचार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका में ही मौजूद है, राजनेताओं के अंदर, मंत्रियों के अंदर या किसी और के बारे में एक शब्द जो है इस बुक में नहीं लिखा गया है। उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव, जी हाँ, सेलेक्टिव तरीके से टारगेट किया गया है माय लॉर्ड। ये पूरी तरीके से सेलेक्टिव है, या अन्य क्षेत्रों में भी है, लेकिन यहाँ केवल न्यायिक भ्रष्टाचार की बात की गई है। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए कहा कि किताब में न्यायपालिका के मूल ढांचों से जुड़ी हुई संवैधानिक अखंडता का अभाव है। यानी जस्टिस बागची का कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका किसी लिए बनी है, उसका आधार क्या है, और इस बातों पर चैप्टर में जिक्र नहीं है। इस पर सीजीआई ने कहा कि यह न्यायपालिका पर संयोजित और गहरे स्तर का हमला लगता है। हम किसी को भी न्यायिक संस्था को निशाना बनाने देने की अनुमति नहीं देंगे। इसे सरकार और न्यायपालिका के बीच एक नए टकराव के बिंदु के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार और न्यायपालिका के बीच एक नए टकराव के तौर पर देखा जा रहा है। सीजीआई ने जोर देकर कहा कि मामला चाहे कितना भी ऊपर तक का क्यों ना जाए, कार्रवाई इस पर की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि अदालत न्यायिक संस्था पर किसी भी तरीके की हमले का अनुमति नहीं देता है।
इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में छापा है 24 फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एनसीईआरटी की नई कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अध्याय चैप्टर नंबर हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में पहली बार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को एक प्रमुख चुनौती के रूप में शामिल किया गया है। किताब में कहा गया है कि न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार मामलों पर भारी लंबित बोझ और जजों की कमी जैसी समस्या न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती है। किताब का चैप्टर बताता है कि जज एक आचार संहिता से बंधे होते हैं और अदालत के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर उनके व्यवहार को भी नियंत्रित करती है। इसमें जिक्र यह भी किया गया है कि शिकायतों के लिए CPGRAMS जैसी व्यवस्था मौजूद है और 2017 से 2021 के बीच 1600 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। गंभीर आरोपों की स्थिति में संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से जज को हटाने की प्रावधान को भी समझाया गया। चैप्टर में यह भी कहा गया है कि लोक न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं और इसका सबसे अधिक असर गरीब वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच ना पाना दिक्कत पहुंचाता है। इसी कारण केंद्र और राज्य स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने तकनीकों के उपाय को भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्रवाई के प्रयास का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक किताब में अदालतों में लंबित मामलों के आंकड़े भी दिखाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,000, हाई कोर्ट में 62.40 लाख और जिला और अधीनस्थ अदालतों में करीब 4.70 करोड़ मामले पेंडिंग बताए गए हैं। पहले संस्करण में न्यायपालिका की संरचना और भूमिका पर जोर दिया गया है, जबकि नए संस्करण में व्यवस्था की चुनौतियों को ही शामिल कर दिया गया है। किताब में चैप्टर का मकसद छात्रों को नागरिक समझ की विकसित कराने का जो मामला है वो बताया गया है। लेकिन ऐसे में जब CGI के सामने ये मामला गया और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन तमाम मामलों को कोर्ट के सामने रखा, तो CGI जो है काफ़ी आग बबूला हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी चीज़ों पर हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के तौर पर क्या बड़े अधिकारियों को नापा जाएगा। इस तरीके के भी सवाल उठ रहे हैं कि जो चीज़ें देखने सुनने को मिली है इस किताब के ज़रिए, तो क्या जिन्होंने इस किताब में ये चैप्टर को ऐड ऑन किया है उन बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, या फिर सरकार के बीच एक तनातनी का जो लकीर है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके की सरकार के ज़रिए कोशिश की गई है एनसीईआरटी के बुक में जो चैप्टर शामिल किया गया है, जाहिर सी बात है अप्रूवमेंट तो ऊपर से ही आया होगा, ऐसे तो कोई किताब नहीं छाप सकता ना। खैर, दूसरी खबर आपको बता दूं दोस्तों कि यूपी में, जी हाँ उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत अंतर धार्मिक शादियों पर रोक नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। जो कानून योगी आदित्यनाथ के जरिए लाया गया था उस कानून पर रोक लगा दिया है। बीजेपी के कानून पर जमकर कोर्ट का प्रहार किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का धर्म परिवर्तन विरोध कानून अंतर धार्मिक विवाह और लिव इन रिलेशन पर रोक नहीं लगाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए कपल्स की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये अहम टिप्पणी दी है। कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश की विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर धार्मिक विवाह और लिव इन रिलेशन पर रोक नहीं लगाता है। कोर्ट ने साफ साफ अल्फाजों में कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सबको जीवन साथी चुनने के अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिला हुआ है। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये उनके जीवन का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। किसी के निजी संबंधों पर हस्तक्षेप करना उसके चुनने की स्वतंत्रता का गंभीर अतिक्रमण होगा। यदि कानून दो व्यक्ति को, चाहे वो समान लिंग के ही क्यों ना हो, वो शांतिपूर्वक तरीके से साथ रहने की अनुमति देता है और दो बालिग व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ रहने पर भी ना तो कोई व्यक्ति, ना परिवार और ना ही राज्य आपत्ति दर्ज कर सकता है। कई अंतर धार्मिक जोड़ों ने हाईकोर्ट में अपने परिवार और दूसरे लोगों की जान से खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उनको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2021 का जो योगी का कानून लाया गया था, धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 3 और 5 तभी लागू होगा जब तक ताकत, प्रलोभन, छल, दबाव या शादी करके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, तो इन मामलों पर में ऐसा कोई भी आरोप नहीं था। कोर्ट ने साफ किया है कि अंतर धार्मिक विवाह 2021 के अधिनियम के तहत प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको अधिनियम 8, 9
में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन विवाह या लिव इन रिलेशन के लिए किसी को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति बालिग हो चुका है उसे अपने साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ऐसा करना बालिगों के अधिकार पर अगर रोक कोई लगाता है तो अंकुश लगाने जैसा होगा। और देश की हाईकोर्ट की बेंच ने सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के फैसलों का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। इसको लेकर कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में अपना फैसला सुनाया है। कुल मिलाकर जिस कानून पर वाहवाही बटोरने की कोशिश की गई थी, जिस कानून को लाया गया था, उस कानून पर हाई कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।